आज इस विशेष खबर में चर्चा करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी है। उनका शुगर लेवल लगातार ऊपर नीचे हो रहा है और सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल अभी तक 46 तक गिर चुका है। डॉक्टर्स का कहना है कि शुगर लेवल का इतना नीचे जाना बहुत ही खतरनाक है। इससे पहले बुधवार को सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया था और कहा था कि मंगलवार की शाम को जेल में अपने पति से मिलने गई थी और उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं है, और लेकिन उनके अंदर दृढ़ निश्चय है। ये बहुत ही सच्चे देशभक्त हैं और निडर साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने आगे कहा है कि मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो तो मुझे अपने आसपास ही महसूस करोगे। अब इसी विषय पर हमारे साथ रमेश जी मौजूद हैं जो इस विषय पर बताएंगे। रमेश जी, सीएम अरविंद केजरीवाल अभी भी हिरासत में है लेकिन उनकी तबीयत खराब बिगड़ती हुई नजर आ रही है। नहीं, हाँ, इस तरह की खबरें तो आ रही थी कि तबीयत अरविंद केजरीवाल की खराब है, क्योंकि उनको डायबिटीज लेवल जिनका वो ज्यादा ही रहता है, इंसुलिन वगैरह भी लेते थे। तो अब देखो, करप्शन के केस में वो अंदर गए हुए हैं, जिसकी उन्होंने लंबे समय से लड़ाई लड़ी थी, एक मूवमेंट भी छेड़ा, आंदोलन करा, उसके बाद सरकार बनाई। अब वही वाली बात हो गई है कि आप जो दूसरों को नसीहत देते थे कि ये मत करो, वही आप कर रहे हो। उसके बावजूद हो गई, अगर आपको ईडी ने अरेस्ट करा है, अगर कुछ नहीं था तो ईडी गिरफ्तार क्यों करती। और सुप्रीम कोर्ट, कई सारे कोर्ट आप गए तो कोर्टों में से आपको राहत नहीं मिली। अब आपको जो भी लीगल रेमेडीज आपके पास, उसका वो इस्तेमाल करना है, सब कुछ करना। अब फिर चीजें आ जाती कि भावनात्मक तौर पे कि आपकी वाइफ जाती हैं और उनको ये बताया जाता है कि तबीयत खराब है। बिल्कुल, एक भावनात्मक तरीके से उनकी बात को रखा जा रहा है, लेकिन अब जो कि उनकी तबीयत खराब हो चुकी है तो उनको जमानत तो मिल ही जानी चाहिए। नहीं, ये कोई पैमाना नहीं होता है कि तबीयत खराब हो गई है उसमें जमानत मिलनी चाहिए। वो जज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में उनको जमानत दे सकते हैं। लंबी कोई बीमारी तो नहीं है और शुगर तो नॉर्मल है, और उसमें चीजें देखी जाएंगी, कोर्ट तय करेगा उनको जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं इस तरह की कोई राहत उनको मिल पाए। जिस तरीके से वो भावनात्मक राजनीति शुरुआत से करते आए हैं और भगत सिंह जैसे और क्रांतिकारियों जैसे संदेश जेल से रह के देते हैं कि मेरी आत्मा यहाँ है और मैं सब कुछ बाहर हूँ, तो इन चीजों से देखो काम चलने वाला नहीं है। अगर कुछ नहीं होता तो ईडी आपको गिरफ्तार कैसे करती। और कई सारी चीजों, अब विरोध ये भी बाहर उठने लगा है, बीजेपी भी कर रही है कि जब आप जेल में हो तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये होता आया है, पहले भी कई सीएम गए हैं। तो आपके ऊपर जो आरोप है, आप सबसे पहले आरोपों का जो है सामना करो आप। बिल्कुल, लेकिन चीजें लगे। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? जो कि ऐसा, मतलब जो भी सीएम है जिसकी भी निवास पे छापा पड़ता है, जो भी ईडी के शिकंजे में आता है, वो फौरन ही इस्तीफा दे देता है, लेकिन केजरीवाल ये ऐसे एक मंत्री हैं जो अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं। नहीं, देखो, इनकी इसी केस में नहीं, कई सारे केसों में उनकी हठधर्मिता है जो रही है, वो सामने आती रही है। अधिकारियों के साथ में जिस तरीके से रवैया अपनाना और कानून करना, कानून की बात करना, नए चीजों को सब बातें करना, तो इसमें कई सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि देखो उनको इस्तीफा क्यों नहीं दे देना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब आप बड़े किसी संवैधानिक पद में रहते हो तो नियम कानून से आप बन जाते हो और नियम कानून को आपको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल नियमों को ताक के रख पे अपनी हठधर्मिता दिखा रहे हैं। नहीं, मैं जो हूँ मैं ही हूँ सब कुछ, और जो सही है वही सब कुछ। मतलब ये तरह की चीजें नहीं चलती। आप जेल गए हो, आपके ऊपर एलिगेशन लगे हुए, सही है गलत है उसको आपको साबित करना। आपके वकील की जो फौज पीछे, बड़े बड़े जो एक हेयरिंग के 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं, वो साबित करेंगे कि अरविंद केजरीवाल सही है कि गलत है। और उससे पहले सरकार जब आप चल रहे हो, आप उसको त्याग पत्र दो, कोई और व्यक्ति आएगा जिनको दिल्ली की जनता की सेवा करेगा। भाई, इसमें दिल्ली की जनता का क्यों नुकसान हो रहा है?
रहा है? उन्होंने क्या बिगाड़ा है? उनको बिल्कुल। सीएम चाहिए, बाहर चाहिए, सीट पे चाहिए, जेल में नहीं चाहिए? तो इन सब चीजों को सोचना चाहिए। बहरहाल, लेकिन जो बीजेपी का जो एक आखिरी एजेंडा था दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो आम आदमी पार्टी को जो एक उनके मुखिया हैं, उन्हीं को अंदर कराने का इनका एक आखिरी मोटिव था, वो तो पूरा ही हो गया है ना। ये चीजें तो देखो पहले से भी चल रही थी कि देखो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर अपना वर्चस्व को कायम रखना है और अपनी सीटों को बढ़ाना है, सरकार को भी बनाना है। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होता है, सामने वाली पार्टी को डिफीट करना और उसको किसी तरीके से हर हथकंडे से उनको चित करना। और ये स्ट्रैटेजी पहले से चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और क्यों ना चले। अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी जब उसका उदय हुआ था, उन्होंने भी ऐसे करा था, कांग्रेस को पूरी तरीके से चित कर दिया था। बीजेपी के पहले टर्म में 28 विधायक आए थे, उसके बाद में बिल्कुल नाम मात्र के 4 रहे। तो इसमें हर एक राजनीतिक वो दांव पेच हर तरीके से हथकंडे अपनाता। अब मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, वो करेगी, वो क्यों ना करेगी। जी बिल्कुल, मतलब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर सीएम केजरीवाल गिरफ्तार नहीं होते तो मतलब सूर्य उदय से पहले बीजेपी का अस्त हो जाता दिल्ली में, वो बीजेपी की सरकार नहीं आ पाती दिल्ली में। देखो ये सारी भविष्य की बातें हैं। भविष्य के गर्भ में क्या है, वो तो जब चुनाव होता है, पिटारा खुलता है, तब जनता जनार्दन जो फैसला देती है तभी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर तय है, ये जो गिरफ्तारी है, ये टाइमिंग है, ये टाइमिंग बहुत सूट कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, बिगुल बज चुका है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन था। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं लीड लेती हुई दिख रही है। 7 लोकसभा सीटें हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, क्योंकि दोनों वोटर जब एक ही मंच पे जब आ जाएगा तो इनके जो कैंडिडेट जो 2014-2019 में बिल्कुल क्लीन स्वीप करते हुए आए थे, उनको इस बार ये हैट्रिक मारनी 7 सीटों पे बड़ी मुश्किल पड़ेगी। जी बिल्कुल, लेकिन रमेश जी, एक चीज देखी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य पार्टी एक्टिव मोड में नजर आए या ना आए, लेकिन केजरीवाल जी की पत्नी जो है सुनीता केजरीवाल, वो एक्टिव मोड में काफी ज्यादा नजर आ रही है इस वक्त, अपने पति का पक्ष लेती हुई। इसके नजरिए को आपको समझना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि उनकी जगह उनको दे दी जाए। नहीं, वो कहते हैं ना कि देखो, जब आपको बहुत फीलिंग्स दिखानी है तो उनको महिला विक्टिम कार्ड खेल दिया जाता है, महिलाओं को आगे कर दिया जाता है, उनकी बात को तवज्जो दी जाती है, लोग गौरता से सुनते हैं। तो यही इनकी एक स्ट्रेटजी है कि अभी बाकी जो पार्टी नेता लीडरशिप है वो पीछे रहे, उनकी वाइफ को एक अजीब सा मुंह बना के एक सारी चीजों को वो ये बताना है, ये दिखाना है, जिस तरीके से बेचारी लाचारी वो सब दिखानी है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे पति के साथ में गलत हुआ, मेरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया, कुछ हो गया। देखो ये सुनने और कहने के लिए तो अच्छा लगता है सबको भी, हर दिल एक व्यक्ति के अंदर दर्द हो गए बातें सुनते हुए। लेकिन जब आरोपों को तरफ जब देखते हैं तो आरोप बहुत बड़े हैं, आरोप छोटे नहीं हैं। आरोप का मतलब है कि आपने दिल्ली की जनता के साथ में खिलवाड़ किया, आपने जहां अस्पताल और आप स्कूलों की बात करते हो वहां आपने शराफ नीति के नाम पे सारी चीजें करी, जो गली मोहल्ले में पूरे दिल्ली में एक वक्त ऐसा था वो खुल गई थी। ये नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो हमेशा से कहते आए कि नहीं, वो नशे के खिलाफ है, नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन दिल्ली में क्या करा आपने, एक बोतल पे एक बोतल फ्री कर दी, जो नहीं पीने वाला था वो भी पीनी उन्होंने शुरू कर दी लालच में कि फ्री की बोतल है। तो इन जब चीजों को देखा जाता है ना, तो फिर ये सुनीता केजरीवाल के जो ये भावनात्मक पहलू हैं, आंसू हैं, बेचारी लाचारी वाले जो हैं, वो कहीं फीके पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल है आपसे करूंगी कि क्या ये भावनात्मक रणनीति जो चली जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये क्या कारगर रहेगी? देखो, इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो केजरीवाल की पूरी राजनीति के पन्ने को आपको पलटना पड़ेगा। उन्होंने उनकी जो राजनीति अब तक रही है इसी धरने पे रही है, ऐसी रही है, मीठी मीठी बातें करना, भावनात्मक पहलुओं को झलकाना, सामने वाले के इमोशन के साथ में खेलना,
यही रही है, और वैसे ही वो अब इस समय वही हथकंडे अपना रहे हैं। केजरीवाल बीमार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सरकार वो सही से चला रहे थे, और दिल्ली वासियों के लिए उन्हें बहुत कुछ काम करा, अच्छे काम करे, इससे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन वही है ना, अगर आप 10 अच्छे काम कर दो और एक गंदा काम कर दो, वो गंदा काम 10 पे भारी पड़ जाता है। केजरीवाल के साथ में, बेचारे के साथ में वही हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमेश जी हमारे साथ इस विषय पर जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर एक बहुत ही बड़ा ऐलान दिया है। बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार सशस्त्र बल एक्ट यानी कि AFSPA को रद्द करने पर विचार करेगी। अमित शाह ने यह भी कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से सैनिकों को वापस बुलाने की योजना बना रही है और कानून व्यवस्था को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले किया जाएगा, जिससे कि कानून का पूरा कंट्रोल हो। शाह का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कई बड़े ऑपरेशन का नेतृत्व किया है और साथ ही पाकिस्तान को भी दो टूक में इसका जवाब दे दिया है, और ये कहा है कि हम कश्मीरी युवाओं से बातचीत करेंगे, ना कि उन संगठनों से जिनसे जुड़े पाकिस्तान, जिनकी जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। इसमें उन्होंने पाकिस्तान की बदहाली का हवाला दिया है और कहा है कि कश्मीर को सिर्फ पीएम मोदी ही बचा सकते हैं। शाह ने साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी और पूरी संसद का यह मानना है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। पीओके में रहने वाले मुस्लिम भाई भी भारतीय हैं और हिंदू भाई भी भारतीय हैं। पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अमित शाह के इस बयान से साफ नजर आ रहा है कि आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। अब इसी विषय पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर से विनीत मौजूद हैं। विनीत, केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से सैनिकों को वापस बुलाने की योजना बना रही है और एक तरीके से केंद्र सरकार का ये नया शगुफा है। जी, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर हमेशा से एक इंटरनेशनल मुद्दा रहा है हमेशा। और जम्मू कश्मीर में आपको ये भी बता दें, पीओजेके की बात करें, चाहे अलगाववादियों की बात करें, पीओजेके जो है वो जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है, वो हमेशा रहेगा। क्योंकि लगातार केंद्र सरकार और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह लगातार यही कहते हुए आ रहे हो। पिछले दिनों आपने बयान भी सुना उनका कि जिस तरीके से आप हमारे दर्शकों को बता रहे आ रहे न्यूज के कि जम्मू कश्मीर में जो है ये शगुफा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लगातार केंद्र सरकार जो है वो उसके ऊपर प्रायोरिटी बनाई हुई है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब आप ये भी देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव भी है, उसको लेकर लगातार जो है बेल्ट फोर्स के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर की एजेंसीज जो है वो लगातार तैनात हैं। मगर ये देखने को मिल रहा है कि लगातार जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो यही चाहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हक की बात करते हैं, क्योंकि लगातार राम मंदिर की बात करें, पीओजेके रिफ्यूजीज की बात करें और जो 47-71 के रिफ्यूजीज की बात करें, उनके लिए केंद्र सरकार बहुत ज्यादा कीन है, यानी कि उनके ऊपर विश्वास जताए हुए हैं। और पीओजेके रिफ्यूजीज की बात करें तो, और पीओजेके की बात करें, खास करके जम्मू कश्मीर पीओजेके की बात करें, जो जम्मू कश्मीर का और भारत देश का अभिन्न अंग है, उसको लाने के लिए हमेशा जो केंद्र सरकार है वो समर्थ है। बिल्कुल, लेकिन अमित शाह ने एकदम कोट करके अपना बयान हवाला दिया है बदहाली का, और इसमें ऐसा बोला गया है कि पीएम मोदी ही सिर्फ जम्मू कश्मीर को बचा सकते हैं और कोई जो अन्य तमाम पार्टियां हैं या फिर विपक्ष है उनके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर को बचाए। जी, 70 और 72 सालों की बात करें तो आपको भी मालूम होगा कि 70 और 72 सालों में आम देश की जनता जो है वो पता है उनको किस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं, यानी कि वो परिवारवाद की बात करें कि परिवारों को चला रहे हैं अपनी सत्ता चलाने के लिए। और आम जनता भी जानती है कि नरेंद्र मोदी, आज अगर जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है तो वो केंद्र सरकार जो कि 2014 से 2019 में बनी है, और लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी को। साफ तौर पर आपको बता दूं, जब 20 फरवरी
जम्मू में बड़ी रैली को संबोधित किया था नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद कश्मीर में भी उन्होंने संबोधित किया जनता को, और आपने देखा कि कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में वहां पर जनता पहुंची थी। मगर आपको बता दें, साफ तौर पर है गृह मंत्री अमित शाह का ये जो बयान है कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई बहाली ला सकता है और जम्मू कश्मीर को कोई सुधार सकता है, और चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो पीओजेके हो, चाहे वो लद्दाख का चाइना के साथ जो हिस्सा वहां पर गया है उसको हो, तो सिर्फ केंद्र सरकार जो है इसमें समर्थ है, जो कि अभी की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहूंगा, क्योंकि आम जनता यही कहती हुई नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल विनीत, कुछ दशकों पहले भी अफसपा का जो विरोध किया जा रहा था जम्मू कश्मीर में, तो ऐसे में भी एक सवाल खड़ा होता है कि इस बार इस जो केंद्र सरकार जो शगुफा लेके आई है इसमें कामयाब होंगे कि नहीं? जी बिल्कुल कामयाब होंगे। क्योंकि जनता की तरफ से पूरा विरोध किया जा रहा था, कुछ दशक पहले जनता की तरफ से पूरा विरोध किया जा रहा था इसका, क्योंकि जनता नहीं चाहती थी कि ये अफसपा हटे वहां से। जी बिल्कुल, अफसपा हटना चाहिए, मगर ऐसा जी जनता का पहले भी विरोध किया गया है इस पे। मगर अभी जो केंद्र सरकार ने, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा हुआ है, आप भी जानते हैं। मगर जम्मू कश्मीर की जनता जो है अफसपा हटने के लिए बात है, ये सिर्फ मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये अफसपा जो है ये सिर्फ जो बेल्ट फोर्स की बात है जो तैनात है कश्मीर घाटी के अंदर, उसको लेकर कि यहाँ पर जो है बेल्ट फोर्स नहीं होनी चाहिए, आर्मी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि आर्मी नहीं होनी चाहिए। आखिरकार आर्मी की वजह से, अगर आर्मी के जवान, बेल्ट फोर्स के जवान जम्मू कश्मीर में तैनात नहीं होंगे तो जम्मू कश्मीर कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। आपने देखा, रजौरी पुंछ की बात करें, बारामूला की बात करें, उड़ी के हमले की बात करें, आप पुलवामा हमले की बात करें, लगातार कुछ ना कुछ हमेशा देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहाँ से जम्मू कश्मीर से ये चीज हटाने की बात हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन जनता का ऐसा आरोप था कि दुरुपयोग किया जा रहा था उस पावर का, किसी वक्त भी एनकाउंटर कर दिया जाता था और मतलब युवाओं को मार दिया जाता था, ऐसा जनता का आरोप था। देखिए, जनता का आरोप हो सकता है, सिर्फ कश्मीर घाटी की जनता का आरोप था, सिर्फ कश्मीर घाटी की जनता का आरोप था, क्योंकि वहां पर मैं आपको बताऊं, अलगाववादी नेता जो हैं वो इसका विरोध करते हुए आए थे, उनके समर्थक इसका विरोध करते हुए हमेशा आते थे। मगर आज आप देख रहे हैं पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है। जिस पत्थरबाज को पैसा दिया जाता था उन अलगाववादी नेताओं द्वारा, जो कि आज मैं आपको बता दूं शहीद अली शाह गिलानी, उसके बाद आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर लिबरेटिंग फ्रंट के जो चेयरमैन, जो कि इस समय सलाखों के पीछे हैं, यासीन मलिक हैं, वो इन चीजों को बढ़ावा देते आते थे और पाकिस्तान से लगातार उनको फंडिंग की जाती थी। और यहां पर आपको ये भी बता दें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा जो इस टेरर फंडिंग मामले में हमेशा मुखलिस रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, उनके ऊपर छापेमारी की गई है, उनको गिरफ्तार किया गया है। ये अब ऐसा नहीं चलेगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर विकास की तरफ बढ़ रहा है, G20 की मीटिंग्स यहाँ कश्मीर घाटी में हो रही है, जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटीज बन रही हैं। जम्मू कश्मीर की जनता आज ये चाहती है कि हम विकास की ओर जा रहे हैं, और विकास करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर जनता कहती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल विनीत, ये तो हमने देख ही लिया था। प्रधानमंत्री मोदी जब श्रीनगर में आए थे, जब उनकी जनसभा थी, जब रैली को संबोधित कर रहे थे, तो उस वक्त तो हमने देख ही लिया था कि जनता का प्यार जो उमड़ रहा था पीएम मोदी पर। लेकिन हमें एक्चुअली समझ नहीं आता कि जो विपक्ष को इससे क्या तकलीफ है, क्योंकि सीएए जब लागू हुआ तो उस पर भी विपक्ष ने अपनी आपत्ति जताई, अब इस पर भी वो अपनी आपत्ति जताएगा। अमित शाह ने जो अफसपा को लेकर जो बोला है। जी मैं आपको बता दूं, जैसे आपने देखा कि आरक्षण जब भी कहीं, चाहे महिला आरक्षण हो, बिल हो, उसको जब पास किया गया महिलाओं के लिए है, 33% का आरक्षण दिया गया, उसके बाद SC स्टेटस दिया गया, उसको लेकर भी विपक्ष दल परेशान था। और कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस हो, PDP हो, मैं जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो यही चाहती है विकास, रोजगार। क्योंकि आपको बता दें, लगातार जो है जब भी केंद्र सरकार जो सत्ता में रहेगी, उसके खिलाफ जो विपक्ष होता है वो हमेशा यही चाहता है कि मैं इनको किस तरीके से काउंटर करूं, और यही काउंटर किया जा रहा है। और जनता जो है जनार्दन है, आप जानते हैं लोकसभा चुनाव नजदीक है। जम्मू कश्मीर में
आपको बता दें 19 तारीख से चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल। ये आप भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। मगर जम्मू कश्मीर की जनता जो है अपना बटन दबा कर ना सच्चाई जो है वो बता देगी कि आखिरकार वो किन के साथ हैं। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। ये साफ तौर पर स्पष्ट है, जम्मू कश्मीर जो है वो विकास की तरफ जा रहा है, जो सच्चाई दिखती है। और जनता चाहती है हमारा रोजगार हो, हमारे पास कामकाज हो। मगर जनता का एक सवाल भी है, ये मैं आपके साथ स्पष्ट कर दूं, जनता का एक सवाल भी है कि बेरोजगारी, क्योंकि नशे की तरफ जब बेरोजगारी होगी तो युवा, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि युवा जो है वो हमारे देश का भविष्य है, वो नशे की तरफ जा रहा है क्योंकि वो बेरोजगार जब होता है तो तब वो नशे की तरफ जाता है, डिप्रेशन में जाता है। पीएचई डेली वेजर्स, तमाम विभाग जम्मू कश्मीर में जितने विभाग हैं उनके डेली वेजर्स आज वेतन की मांग कर रहे हैं, आज अपने आप को पक्का करने की मांग कर रहे हैं SRO 64 के तहत। मगर लेकिन मेरा प्रधानमंत्री आपसे नरेंद्र सवाल मोदी है कि अगर विपक्षी दल ये बेरोजगारी पर सवाल उठाता है, महंगाई पर सवाल उठाता है पीएम मोदी के खिलाफ, तो ये सवाल उठाना और एकजुट होकर जो अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं वो पीएम मोदी के खिलाफ, सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई की अगर बात करें तो कहीं गलत नहीं है। आपको विपक्ष कहां दिख रहा है, मेरे को ये बताइए। आज के दिन में जम्मू कश्मीर में, आज की डेट में विपक्ष आपको दिख कहां रहा है, पहले ये बताइए। बिल्कुल विपक्ष है नहीं, लेकिन जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं और तमाम प्रदेशों में वो भी इसमें अपनी टांग अड़ा रही हैं बार बार। जैसे 370 जब हटा था उस पर भी विपक्ष को तकलीफ हुई थी। मैं आपको बताऊं, विपक्ष जम्मू कश्मीर में तो हमें दिख नहीं रहा, बाकी जनता और देख रही है। विपक्ष यहाँ पर हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा। जिस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, यूपीए सरकार थी, उस समय आपको भाजपा दिखती थी विपक्ष में, किस तरीके से प्रदर्शन होते थे, अपनी मांगों को बनाया जाता था और लगातार हर एक प्रदेश में प्रदर्शन होते थे। मगर लगातार जब स्मार्ट मीटर्स की बात आई जम्मू कश्मीर में, चाहे वो बेरोजगारी की बात आई, चाहे वो जम्मू कश्मीर में किसी भी विषय पे बात हुई, तो क्या विपक्ष बाहर निकला? विपक्ष आज तक बाहर नहीं निकल पाया। और विपक्ष का सिर्फ इतना ही कहना है, बार बार हर एक चीज में एक ही बात रखते हैं, डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। मगर आपको ये बता दें, जम्मू कश्मीर में, ठीक है विनीत जी, अभी समय हमें इतनी इजाजत देता है। विनीत जी माफी चाहती हूँ, समय इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो हमने आज सुनी संवाददाता की बात कि आखिर किस तरीके से अमित शाह ने बदहाली का जो है वो बदहाली का हवाला दिया है उन्होंने, और ऐसा कहा है कि पीएम मोदी ही बस जम्मू कश्मीर को बचा सकते हैं। यानी कि विपक्ष की कुव्वत नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर को बचाए। आपको बता दें कि पिछले कुछ दशकों में अफसपा का विरोध जारी था, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि अफसपा का कितने लोग इसका समर्थन करते हैं। क्या जम्मू कश्मीर की जनता इसका समर्थन करेगी? हमारी नजर हर बड़ी खबर पर रहेगी। अब वक्त हो चला है आप सभी लोगों से अलविदा लेने का। ऐसी ही बड़ी खबरों को विस्तार में देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।